नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एलाइट एकेडमी में। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसका सम और सब्ट्रैक्शन देखा था। ठीक है, साथ साथ हमने इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखा था। तो चलिए इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं और वेक्टर अलजेब्रा को और डिटेल में समझते हैं, आगे कंसेप्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, देखिए आप लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि यदि कोई वेक्टर ए प्लस बी, ये कैसे किया जाता है। साथ में आपने ए माइनस बी, ये कैसे किया जाता है। ठीक है, ये चीजें आप लोगों ने देखी थी। वहीं पे आप लोगों ने देखा था कि ए डॉट बी, इसको बोला जाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसको कैसे करना होता है ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। चलिए जी, इसमें हम थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हुए देखते हैं। हमने लास्ट क्लास में बताया था क्या कि ए डॉट बी इक्वल क्या होता है, ए का डिटर्मिनेट या बी का डिटर्मिनेट और कोस थीटा। मतलब इन दोनों के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, थीटा। मान लिया जाए ये कोई वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, इन दोनों के बीच का यदि हम इसको ऐसे पीछे मिलाएंगे इन दोनों से, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो थीटा होगा, तब ये फॉर्मूला लगाया जाएगा। ठीक है, यदि बीच का एंगल नहीं पता, हमें एक्स मतलब इसकी ए की वैल्यू पता है क्या कि ए इजकल टू A1I, बी A2J, A3K। ठीक है, यदि हमें इनकी वैल्यू पता होगी और तब हमें निकालना होगा। ठीक है, B इक्वल B1I प्लस B2J प्लस B3K। ठीक है, इनके ऊपर क्या लगाया जाता है, कैप। कैप का मतलब भी मैंने बताया था, यूनिट वेक्टर। ठीक है, एक्स वाई जेड की डायरेक्शन में आई जे के क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो यदि हमें इनकी डायरेक्ट वैल्यू पता हो, तो हमने क्या बताया था कि जो ए डॉट बी होगा वो क्या होगा, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। आप इन दोनों फॉर्मूले से ए डॉट बी मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू आप निकाल सकते हो। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या था सर, आपने मैंने बताया था कि लास्ट क्लास में ए क्रॉस बी, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्केलर मल्टी सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, बात क्लियर हुई। चलिए जी, इसका जो फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला क्या था, ए क्रॉस बी इक्वल होता था ए का डिटर्मिनेट, बी का डिटर्मिनेट और बीच में साइन थीटा। जो इनके बीच का एंगल होगा वो क्या होगा, साइन थीटा। ठीक है, सपोज दैट आपको ए वेक्टर दिया गया है, ए का जो डिटर्मिनेट है डिटर्मिनेट का क्या फॉर्मूला होता है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ है। सपोज दैट आपको ए का डिटर्मिनेट दिया गया है 5, बी का डिटर्मिनेट दिया गया है 3 एंड दोनों के बीच का एंगल दिया गया है थीटा। थीटा इक्वल टू समथिंग कुछ भी ले लीजिए, हमने ले लिया 45। ठीक है, तब आपको ए क्रॉस बी निकालना है। तो जब आप ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए का डिटर्मिनेट 5, बी का डिटर्मिनेट 3 एंड साइन 45। तो इक्वल में क्या आ जाएगा, 15 इंटू साइन 45 की 1/√2। तो आपका आंसर आ जाएगा 15√2। बात क्लियर। सेकंड टर्म, यदि आपको ए क्रॉस बी की वैल्यू दी जाए वेक्टर की फॉर्म में, सॉरी ए और बी की वैल्यू दी जाए वेक्टर की फॉर्म में, सपोज दैट आपको ए इक्वल दिया गया है A1I प्लस A2J प्लस A3K एंड बी की जो वैल्यू है वो आपको दी गई है B1I प्लस B2J प्लस B3K। बात क्लियर यहां तक। अब आपको ए क्रॉस बी निकालना है, तो जो इसका फॉर्मूला होगा I J K, याद रखिएगा जो पहले लिखा होगा हम उसकी वैल्यू पहले रखेंगे। A1
A2 A3, B1 B2 B3, ठीक है। क्योंकि आपको शायद मैंने बताया हो कि जब हम A क्रॉस B को चेंज करते हैं, B क्रॉस A लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये आपको बताया होगा, AB यदि लिखा है और यदि हमें BA लिखना हो तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। ये माइनस क्या करता है, माइनस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि जो पहला वेक्टर होगा उसको पहले लिखेंगे, जो सेकंड वेक्टर होगा उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। और जब आप इसका एक्सपेंड करेंगे, वही जो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है, आई, ये कैंसिल ये कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्या आ जाएगा, A2 B3 माइनस B2 A3 माइनस जे, ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्या आएगा, A1 B3 माइनस B1 A3 और प्लस के, ये कैंसिल, इसका करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्या आ जाएगा, A1 B2 माइनस B1 A2। क्लियर। तो आपको जो मैट्रिक्स का फॉर्मूला, सॉरी डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता था, उसी से आप इसको एक्सपेंड करेंगे। उम्मीद है यहां तक बिल्कुल आपको अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा। हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं और इन दोनों का मल्टीप्लाई आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। हमने ले लिया A इक्वल दिया गया 2y माइनस 3j प्लस के, B की वैल्यू आपको दी गई 5i प्लस जे माइनस के, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ए डॉट बी। तो जब आप ए डॉट बी निकालेंगे, ए डॉट बी आपसे पूछा जाए कि इसका स्केलर प्रोडक्ट बताइए, तो ए डॉट बी क्या निकल के आएगा, ए डॉट बी निकल के आएगा, हमें आई की आई के साथ मल्टीप्लाई करनी है, जे की जे के साथ, के की के के साथ, तो ये आ जाएगा 5 × 2 प्लस -3 × 1 और प्लस में 1 × -1, तो ये आज कितना आ जाएगा, 10 -3 -1 यानी कि 6 आपका आंसर होगा। याद रखिएगा, जब आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो एक स्केलर आएगा निकल के, ठीक है। दूसरा, जब हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करेंगे, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो क्या आएगा, आई जे के, पहला वेक्टर क्या है, देखो यहां पे डिपेंड नहीं करता, यहां पे कोई सा भी आगे पीछे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ए डॉट बी इक्वल होता है बी डॉट ए के। आप आगे पीछे कर सकते हो, इससे कोई भी चेंज नहीं आएगा, कोई भी इशू नहीं होगा। लेकिन यहां पे यदि आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, तब आपको पहला वेक्टर पहले रखना होगा, बाद का वेक्टर बाद में रखना होगा। तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो पहले रखी जाएगी। ए की वैल्यू क्या है, 2 -3 1, तो ये आ जाएगा 2 -3 एंड 1, और जब b की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 1 -1। क्लियर। चलिए जी, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। अब देखिएगा, जब आप एक्सपेंड करोगे तो i, ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में 1 की करेंगे, 3 -1 माइनस जे, ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, -2 -5 प्लस के, ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 माइनस प्लस 15। क्लियर। भाई इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे ना, क्लियर यहां तक। चलिए जी, अब इसको सोल्व कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 2i बचेगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7j, यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस 17k, यही आपका आंसर होगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट है। याद रखिएगा, जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट निकालोगे, तो एक वेक्टर ही निकल के आएगा, ठीक है। उम्मीद है यहां तक आपको बिल्कुल सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। चलिए जी, नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद आपको कोई फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि जब कोई वेक्टर दिया गया हो, ठीक है, और यदि हमें इसकी डायरेक्शन में यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना हो, यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना हो, आपको बताया होगा जो
यूनिट वेक्टर होता है, वो यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका डिटर्मिनेट क्या आ जाए? 1 आ जाए। यदि ए डिटर्मिनेट इक्वल टू 1 देन ए इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर। बात क्लियर? अब इस ध्यान रखिएगा, यूनिट वेक्टर तो हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि ए की डायरेक्शन में यूनिट नॉर्मल वेक्टर, क्या? यूनिट नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर का मतलब होता है नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। आपको जब यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना हो तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ए का, ए वेक्टर अपॉन में ए का डिटर्मिनेट। जब आप इस फॉर्मूले का अप्लाई करोगे तो आपको क्या निकल के देगा? आपको निकल के आएगा यूनिट नॉर्मल वेक्टर। बात क्लियर? चलिए जी, हम यहाँ पे इससे एक कंसेप्ट और समझिएगा। यहां से एक कंसेप्ट समझ लेते हैं। आगे चलने से पहले आपको दो चीजें बताई गई कि एक तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला। ठीक है? क्या था? ए का डिटर्मिनेट, बी का डिटर्मिनेट, कोस थीटा। ए का डिटर्मिनेट, बी का डिटर्मिनेट, साइन थीटा। अब आप देखिएगा, यदि मैंने बोला कि ए और बी दोनों परपेंडिकुलर है, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए तो बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा तो जब आप यहां पे 90 डिग्री रखेंगे तब क्या आ जाएगा? कोस 90 की वैल्यू क्या होती है? कोस 90। कोस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो यहां पे याद रखिएगा, डायरेक्ट हिट क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो या दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या होगी? जब ए डॉट बी निकल के क्या आएगा? 0 आएगा। बात क्लियर? यदि एक दो वेक्टर है, उन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, यदि वो डॉट प्रोडक्ट निकल के क्या आया? 0 आया, तो हम क्या बोलेंगे कि वो वेक्टर एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। सिमिलरली यदि ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये ए है, ये बी है, ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल है या कह लीजिए एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, ए भी यहीं पे है, बी भी यहीं पे है। ठीक है? तो आप मुझे बताइएगा, जब ये दोनों पैरेलल हो गए या एक ही लाइन पर हो गए तो इनके बीच का एंगल क्या होगा? तो थीटा इक्वल क्या आ जाएगा? 0। और यदि मैं 0 को यहां पे पुट कर दूं तो साइन 0 0 क्या हो जाएगा? साइन 0 0। ठीक है? तो याद रखिएगा, जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे, क्या? पैरेलल होंगे तो ए क्रॉस बी इक्वल क्या आ जाएगा? 0। बात समझ आई? ये किस केस में है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में। और ये किस में है? पैरेलल में। बात क्लियर हुई? तो यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आपको दो वेक्टर दे दिए जाएंगे, आपसे पूछ लेगा क्या ये वेक्टर पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, क्या है? ठीक है? तो आपको करना क्या है? उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। यदि डॉट प्रोडक्ट 0 आया तो वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और यदि क्रॉस प्रोडक्ट 0 आया तो वो क्या होगा? पैरेलल होगा। क्लियर? चलिए जी, उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था क्या? यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ये चीजें आप याद रखिएगा कि वेक्टर को मतलब उनके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है? या परपेंडिकुलर है तो क्या केस होगा, और जो पैरेलल है तब क्या केस होगा। ठीक है? एक कंसेप्ट छोटा सा ये है कि यदि दो वेक्टर ए और बी इक्वल दिए गए हैं, ठीक है? यदि ए और बी दो वेक्टर इक्वल दिए गए हैं तो इनके जो अलग अलग कोफिशेंट हो गए, मतलब आई का कोफिशेंट, जे का कोफिशेंट और के का कोफिशेंट, ये सब अपने आप में भी इक्वल हो गए। यानी कि आप यहां से कह सकते हो कि a1i प्लस a2j प्लस a3k इक्वल है b1i प्लस b2j प्लस b3 के। तो आप यहां से डायरेक्ट क्या होगे कि a1 इक्वल होगा b1 के, a2 इक्वल होगा b2 के, a3 इक्वल होगा b3 के। सपोज दैट आपको एक दो वेक्टर दिए गए हैं 2i प्लस 3j प्लस 5k इक्वल माइनस एक्स आई प्लस वाई जे और माइनस 2k
2zk, ठीक है। आपसे एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछी गई है, ये दोनों वेक्टर इक्वल दिए गए हैं और आपसे एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछी गई है। यदि आपसे एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछी गई है तो आपको करना क्या है, डायरेक्ट इनको इक्वल रखना है और कुछ नहीं। मतलब आई का कोफिशिएंट आई के इक्वल रखना है। ये दो को हम किसके इक्वल रखेंगे, माइनस एक्स के। थ्री को हम किसके इक्वल रखेंगे, वाई के। और फाइव को किसके इक्वल रखेंगे, -2 के। तो कहने का मतलब -2 जेड के। तो ये कहने का मतलब है माइनस एक्स इक्वल कितना आएगा, 2, यानी कि एक्स इक्वल -2। क्लियर। वाई इक्वल कितना आ जाएगा, 3। और जेड इक्वल -2 जेड इक्वल आ जाएगा 5। तो जेड इक्वल आ जाएगा -5/2। दैट इज क्लियर, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। चलिए यहां तक आगे चलते हैं। यहां पे एक क्वेश्चन देखिएगा। एक क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर in the direction of sum of the vector a इक्वल दिया गया है 2i प्लस 3j माइनस 5k एंड b इक्वल दिया गया है 2i प्लस j प्लस 3k, ठीक है। देखेगा, सबसे पहले तो आपको यहां पे देखना है यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में निकालना है, मतलब यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है आपको। बात समझ आई। चलिए जी, यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना किसका है, यहां पे देखेगा, यहां पे लिख रहा है सम ऑफ द वेक्टर। मतलब सम ऑफ द वेक्टर जब आपको दिया गया हो, इसी तरीके से आपको किसी का भी दे सकता है, मल्टीप्लीकेशन का भी दे सकता है, सब्ट्रैक्शन का भी दे सकता है, किसी का भी। तो आपको यहाँ पे सम दिया गया है, तो सबसे पहले आपको निकालना क्या है, सबसे पहले आपको ए और बी का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो पहले आप क्या निकालोगे, ए प्लस बी निकालोगे। तो जब आप ए प्लस बी निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखिएगा। ए प्लस बी यदि आप निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, जब आप ऐड करते हो, मैंने बोला था आई का आई के साथ करेंगे, जे का जे के साथ, के का के के साथ, तो ये हो जाएगा 4i प्लस 4j और -8k। क्लियर। अब आपको हमने इसको लेट कर लिया कि ये सी है, आपको निकालना है सी का सी वेक्टर अपॉन सी का डिटर्मिनेट। इसी को क्या बोलेंगे आप, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। बात क्लियर हुई। चलिए जी, जब आप इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4i प्लस 4j प्लस सॉरी -8k अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ क्या जाएगा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे माइनस है, हाँ ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ जाएगा, 16 और 64, ठीक है। आप इसको ऐड कर दीजिए, बात खत्म। जब आप इसको ऐड करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे 16 कॉमन है, तो 16 को यदि मैं देखो ऊपर से 4 कॉमन लिया तो ये बचेगा i प्लस जे -2k, ठीक है। और नीचे से यदि 16 कॉमन लिया तो बाहर आएगा 4, अंदर बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 4। तो आप कह सकते हो कि इसका आंसर आएगा i प्लस जे -2k अपोन में 4 से 4 कैंसिल √6। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। बात क्लियर हुई। चलिए जी आगे चलते हैं। देखिएगा, अभी तक आप लोगों ने स्केलर मल्टीप्लिकेशन, डॉट मल्टीप्लिकेशन, सब कुछ आपने क्लियर कर लिया है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट रह गया, उसको देख लीजिएगा। यदि आपको ए कि पोजीशन वेक्टर, जो इनके कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं पोजीशन वेक्टर होते हैं। जैसे मान लिया जाए आपको कोई पॉइंट दिया गया है, ठीक है। ये पॉइंट है ए, कोई पॉइंट है बी, इनके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, जैसे 2 3 4, या इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 1 -1 2, इस तरीके से कोई कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। तो जो कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं इनको बोला जाता है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए।
जो कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं वे कोऑर्डिनेट होते हैं उनको ओरिजिन से डिस्टेंस, मतलब यदि ओरिजिन है तो ओरिजिन से इसकी और इसकी डिस्टेंस जो होगी वो आपको दिया गया है, और किसी भी पॉइंट से ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है उसको बोला जाता है, उसको पोजीशन वेक्टर। क्या बोला जाता है? पोजीशन वेक्टर। तो जैसे यहां पे ये दिया गया है 2 3 4, तो ये होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। क्या? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो जब आप पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लिखोगे तो इसको लिखा जाता है ओ ए वेक्टर। बात समझ आई? ओ ए वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी? 2i+3j +4k। मतलब जो ये दिया गया है 2 3 4, ये है पोजीशन। पहला पॉइंट क्या होता है? एक्स डायरेक्शन में कितना पोजीशन है, वाई डायरेक्शन में कितनी पोजीशन पे है, जेड डायरेक्शन में कितनी पोजीशन पर है। बात समझ आई? तो जो ये पॉइंट दिया जाता है ये होता है पोजीशन वेक्टर, यानी कि ओ ए निकल के क्या आया? 2i+3j +4k। इसी तरीके से हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, इसको आप लिखेंगे ओ बी वेक्टर। और ओ बी वेक्टर क्या होता है? ओ बी वेक्टर होता है i-j +2k। बात क्लियर हुई? अब आप ध्यान दीजिएगा, आपको दिया गया है ए और बी, ठीक है? इसी तरीके से ए और बी दे सकता है। तो ए और बी जब दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि ए बी की वैल्यू बताइए, हो सकता है आपसे ए बी की वैल्यू पूछ ले या बी ए की वैल्यू पूछ ले, किसी की भी वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है? तो यदि आपसे पोजीशन वेक्टर पूछा गया है तो इस तरीके से आपको मतलब दिया गया क्या गया है ये समझ जाइएगा कि पोजीशन वेक्टर दिया गया है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको याद रखना है। ये छोटा सा कंसेप्ट क्या याद रखना है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लूँ, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ जी, यहाँ पे देखिएगा, जो फॉर्मूला होता है जब आपको ए बी निकालना होगा तो ए बी क्या होता है? ओ बी माइनस ओ ए, मतलब पोजीशन वेक्टर, वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, याद रखिएगा जो लास्ट में होगा उसको पहले लिखेंगे और जो पहले होगा उसको बाद में लिखेंगे। तो आपको यहां पे डायरेक्ट क्या करना है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, मतलब बी वाले में से ए को घटाना है, और जब बी वाले में से ए को घटाना है तो इसका मतलब है कि आपको आई आई वाले सब्ट्रैक्ट करोगे, जे जे के साथ, के के साथ। तो आप डायरेक्ट यहीं पे देखिएगा जो बी के पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं उसमें से आपको ए का पोजीशन वेक्टर घटा देना है। तो ये 1 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? -1i लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे -1 है और -3 करेंगे तो -4j लिख दीजिए। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो क्या आएगा? -2k लिख दीजिए। बात समझ आई? यदि मैं यहीं पे लिखूं कि बी ए बताइए, तो बी ए का मतलब क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, मतलब ओ ए माइनस ओ बी होगा। लास्ट वाले को पहले लिखेंगे, पहले वाले को लास्ट में लिखेंगे। इन दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, वैल्यू निकाल लेनी है। तो आपको यदि पोजीशन वेक्टर दिया गया हो और कोई भी वेक्टर आपसे निकलवाए तो उम्मीद है कि अब आप उसको फाइंड कर लोगे, ठीक है? अब आप उसमें कभी भी गलती नहीं करोगे, ठीक है? चलिए जी, उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, यहां तक चलिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा, एक क्वेश्चन देखिएगा। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर
फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर A and B with magnitude 1 and 2 respectively. क्लियर? चलिए जी, एंड आपको दिया गया है एंड व्हेन A डॉट बी इक्वल 1। ठीक है, चलिए जी, इस तरीके से आपको डॉट प्रोडक्ट से भी पूछ सकता है या फिर A क्रॉस बी देकर भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, हो सकता है आपको A डॉट बी दिया हो सकता है आपको A क्रॉस बी दिया हो। अब आपको देखेगा जब आपको A क्रॉस बी A डॉट बी दिया गया होगा तो आप कैसे निकालेंगे? हाँ जी, जब आपको ए डॉट बी दिया हुआ, आपको पता है ए डॉट बी इक्वल दिया आपको 1, लेकिन जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा इक्वल 1। इन दोनों की वैल्यू आपको दी गई है, तो कोस थीटा इक्वल कितना आ जाएगा 1, 1/2 मतलब 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कोस थीटा इक्वल 1/2। तो कोस थीटा इक्वल 1/2 कोस में किसकी वैल्यू होती है? 1/2 कोस में वैल्यू होती है 60 की, यानी कि कोस π/3 की। तो थीटा इक्वल कितना आप लिखोगे? π/3। बात क्लियर हुई? चलिए जी, उम्मीद है बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आया होगा। दूसरी कंडीशन, यदि आपको दिया गया हो ए क्रॉस बी, तो जब आपको ए क्रॉस बी दिया गया है वैल्यू है 1, तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा इक्वल क्या? 1। बात क्लियर? तो अब आप यहां पे देखोगे इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 2, साइन थीटा इक्वल 1, तो साइन थीटा इक्वल 1/2 और साइन थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन π/6 की, तो थीटा इक्वल कितना आ जाएगा? π/6। बात क्लियर हुई? तो बीच का एंगल यदि आपको निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे? ये चीजें क्लियर हुआ? चलिए जी, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको बीच का एंगल कैसे निकालना है ये सब चीजें हमने यहां पे डिस्कस किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं या हमें क्वेश्चन को आगे सोल्व कैसे करना होगा। अभी तक हमने पढ़ा दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन, अब हम पढ़ेंगे तीन वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन। जैसे मान लिया जाए आपको ए वेक्टर दिया गया है, बी वेक्टर दिया गया है, सी वेक्टर दिया गया है। ए की वैल्यू a1i प्लस a2j प्लस a3k। ठीक है, b1i प्लस b2j प्लस b3k एंड सी की वैल्यू c1i प्लस c2j प्लस c3k। ठीक है, अब आपको इन तीनों का ट्रिपल प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला होता है? ए बी सी, ये तो उसका साइन होता है ट्रिपल प्रोडक्ट का, ये इक्वल होता है ए क्रॉस बी डॉट सी के। ठीक है, या आप कह लीजिए ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, या कह लीजिए बी डॉट सी क्रॉस ए। ठीक है, यहां पे आपको जो ध्यान रखना है, जब आप ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी सी क्रॉस ए करेंगे, जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि जो ये आएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इन तीनों में से आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन जब आप ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए लिखोगे तो यहाँ पे आपको साइकिल का ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब आपने ए से स्टार्ट किया, बी
एंड सी। तो इस साइकिल का ध्यान रखना है कि जो आप यहाँ पे पहले लिख रहे हो तो उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट लगाओगे तो उसके बाद वाले का लगाना है। जैसे यहाँ पे मैं बी क्रॉस ए लिख दूं तो ये गलत हो जाएगा। गलत का मतलब है कि माइनस आएगा, ठीक है ना। गलत का मतलब होगा कि केवल यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होगी, माइनस आएगा। तो आपको बी क्रॉस ए नहीं लिखना, बी के बाद क्या आता है सी, तो बी क्रॉस सी लिखना है और बाकी जो बचेगा उसका स्केलर प्रोडक्ट। बात समझ आई। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। इसके बारे में डिस्कस हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहां तक आपको जो बताया गया उसको डिटेल में समझिएगा, उसको कंसेप्ट समझिएगा और उसके एग्जांपल आपको जहां से भी क्वेश्चन मिले वहां से क्वेश्चन कीजिएगा। जो भी आपका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा वो आपको हमको कमेंट करना है, हम उसका सॉल्यूशन दे पाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज, आप हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप उस पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन डाउट वगैरह है आप वहां पे भी हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगे, जो भी आपको सुझाव हो हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जब तक देखते रहिएगा इलाइट अकेडमी।